नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है विटलसी के अनुसार विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश। सबसे पहला सफल प्रयास किया था 1926 में विटलसी एवं विलिंगटन ने, जिसका आधार उन्होंने भौतिक कारकों को माना। अपने प्रयासों के द्वारा विटलसी और विलिंगटन ने 1936 में संशोधित कृषि प्रदेश विभाजन प्रस्तुत किया, जिसका निर्धारण कृषि के क्रियाशील रूप को माना गया। इन विद्वानों के द्वारा प्रदत्त कृषि प्रदेश विभाजन अपने विशिष्ट गुणों के कारण आज भी मान्य है। यद्यपि इसके पश्चात अनेक भूगोलवेत्ताओं ने कृषि प्रदेशों का विभाजन प्रतिपादित कर चुके हैं, जिनके समक्ष विटलसी द्वारा प्रतिपादित जो विभाजन है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक उचित है। विटलसी ने प्रादेशिकरण के कुछ आधार माने, जैसे कि प्राकृतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में उन्होंने जलवायु, मिट्टी, धरातल, जल प्रवाह को प्रमुख कारक माना, तो सांस्कृतिक कारकों में जनसंख्या घनत्व, तकनीकी विकास तथा प्रादेशिक परंपरा को प्रमुख घटक माना। उपरोक्त जो कारक हैं वही मिलकर के किसी भी क्षेत्र विशेष की कृषि के लिए एक विशिष्ट वातावरण तैयार करते हैं। अर्थात किसी भी क्षेत्र विशेष की कृषि के लिए उस क्षेत्र में कृषि का स्वरूप क्या होगा, उसका जो प्रमुख आधार है वो प्राकृतिक व सांस्कृतिक कारक माने गए। प्राकृतिक कारकों में जलवायु, मिट्टी, धरातल, जल प्रवाह प्रमुख कारक हैं, तो सांस्कृतिक कारकों में जनसंख्या घनत्व, तकनीकी विकास और प्रादेशिक जो परंपरा है वह उस क्षेत्र विशेष के प्रादेशिकरण का प्रमुख आधार है। यह कारक मिलकर के एक विशेष कृषि को जन्म देते हैं। इन्हीं कारकों की वजह से क्षेत्र विशेष में कृषि स्वरूप का जो कृषि का स्वरूप है वह उसका निर्धारण होता है। विटलसी ने भी इन्हीं कारकों को अपने अध्ययन का प्रमुख आधार बनाया और अपने जो कृषि प्रदेश हैं उसके निर्धारण में इन कारकों की भूमिका को स्वीकार किया। कृषि की जो कार्यशैली है उसको निश्चित करने के लिए विटलसी ने कुछ अंतर्निहित गुणों को भी लिया है तथा 5 प्रमुख आधार लेते हुए कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया। विटलसी ने कृषि प्रदेश के जो निर्धारण है उसमें प्रयुक्त जो तत्व हैं उनको 2 वर्गों में बांटा है। प्रथम वर्ग में वातावरण की परिस्थितियों के संयोजन को रखा है, जो फसलों एवं पशुपालन को अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। इन तत्वों में जलवायु, मृदा तथा ढाल प्रमुख हैं। द्वितीय वर्ग में विटलसी ने जनसंख्या घनत्व, तकनीकी विकास की समस्या तथा क्षेत्रीय परंपराएं सम्मिलित की हैं। इसका हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। विटलसी ने इन आधारों पर कृषि प्रदेश के जो निर्धारण है उसमें निम्न 5 जो प्रमुख तत्व हैं उनको प्रमुख आधार माना। पहला जो तत्व है वह है फसल तथा पशुओं का संयोजन। दूसरा जो प्रमुख तत्व है प्रादेशिकरण के निर्धारण के लिए वह है फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां। तीसरा जो प्रमुख कारक है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। चौथा कारक है उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। और 5वां और अंतिम जो तत्व है वह है कृषि कार्य के लिए जो यंत्र, उपकरण तथा आवागमन के साधन है उनका प्रयोग किस तरह से है। इनका हम स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण इस तरह से करेंगे। सबसे पहला है फसलों तथा पशुओं का संयोजन। इसके अंतर्गत जो भौगोलिक वातावरण है उसके अनुरूप यह निश्चित होता है कि कौन से प्रदेश में फसलों तथा पशुपालन का क्या संयोजन होगा। भौगोलिक कारकों के अनुसार यह संयोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता रखता है, जिस कारण ही विभिन्न जो कृषि प्रदेश हैं उनमें भी विभिन्नता या भिन्नता आ जाती है। प्राचीन काल से ऐसा होता आया है कि फसलें एक भाग से दूसरे भाग में फैली हैं,
तथा भौगोलिक वातावरण की अनुकूलता का लाभ प्राप्त कर कृषकों ने इन फसलों को अपनाया है। साथ ही पशुपालन कार्य में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही है। अनेक प्रदेश जो पूर्व में पशुपालन के योग्य नहीं थे, आज भौगोलिक आर्थिक कारकों के परिणाम स्वरूप प्रमुख पशुपालन के क्षेत्र या प्रमुख कृषि के क्षेत्र बन गए हैं। दूसरा जो प्रमुख तत्व है, विटल सिंह ने जो कृषि प्रदेश के निर्धारण के लिए जो दूसरा प्रमुख तत्व जिसको आधार माना है, वह है फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां। इस आधार के बारे में विटल सिंह ने 4 प्रकार के प्रदेश बताए हैं। पहला जो प्रदेश है वह है पशुपालन प्रदेश, अर्थात जो फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की जो विधियां हैं उसके अंतर्गत जो पहला प्रदेश है वह है पशुपालन प्रदेश, जो अति ठंडे व असमान उच्चावच के प्रदेश हैं, जो फसलों की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है, वहां केवल पशुपालन ही होता है, संभव है। दूसरा जो है वह है फसल उत्पादन के प्रदेश, जहां पशुपालन नहीं होता है, अर्थात पहला प्रदेश है वह पशुपालन प्रदेश है, तो दूसरा प्रदेश है फसल प्रदेश या फसल उत्पादन का प्रदेश, जहां पर पशुपालन नहीं होता, केवल कृषि होती है। तीसरा जो प्रदेश बताया है वह फसल उत्पादन के क्षेत्र, लेकिन पर्याप्त मात्रा में भौगोलिक परिस्थितियां न होने से ये कुछ फसलों के लिए उपयुक्त हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र, फसल उत्पादन के ऐसे क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में भौगोलिक अनुकूलता नहीं होने के कारण केवल कुछ ही फसलों के लिए ये प्रदेश उपयुक्त हैं। तथा चौथा जो प्रदेश है वह है मुख्य रूप से फसल एवं पशुओं का, जहां बराबर उत्पादन होता है, अर्थात एक तरह से मिश्रित कृषि, जिसमें कृषि फसलों के साथ साथ पशुओं का पर भी ध्यान दिया जाता है। इस आधार पर किन्हीं 2 क्षेत्रों के पशु एवं कृषि फसलों में समरूपता मिल जाती है, तो कृषि फसलों में असमानता रहती है। अतः विभिन्न स्थानों पर इनका निर्धारण अलग अलग तरह से किया जाता है। तीसरा जो प्रमुख तत्व माना है कृषि प्रदेश के निर्धारण के लिए विटल सिंह ने, वह है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा किस तरह से है। विश्व के सभी भागों में कृषि कार्य में श्रम एवं पूंजी की समान मात्रा प्रयुक्त नहीं होती है। पाश्चात्य देशों में यह विश्वास है कि श्रेष्ठतर मशीनों के उपयोग के अनुपात में उत्पादन बढ़ता है, अर्थात जो पश्चिम के देश हैं जहां पर अत्यधिक विकास हुआ है, पूंजी का निवेश भी अधिक किया जाता है, वहां पर उन देशों का विश्वास है कि जो मशीनें हैं इनका जितना अधिक उपयोग किया जाएगा उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। यह भी सत्य है कि कम भूमि पर अधिक श्रमिकों की सहायता से उपयुक्त मात्रा में उत्पादन लिया जा सकता है। अतः सघन कृषि हेतु श्रम एवं पूंजी दोनों की पर्याप्त मात्रा उपयुक्त है, आवश्यक है। दक्षिण पूर्वी एशिया, जहां पर सघन कृषि की जाती है लेकिन मानव श्रम को मशीनों की तुलना में अधिक बल दिया जाता है, मानव श्रम पर मानव श्रम का अधिक तथा पूंजी का कम निवेश किया जाता है, वहां पर श्रम के अकॉर्डिंग फसलों का अनुमान किया जाता है, जबकि यूरोपीय देशों में इसके विपरीत स्थिति है। इन तत्वों के पर्याप्त मात्रा में विनिवेश के अभाव में अफ्रीकी तथा जो मध्य एशियाई देश है वह पिछड़ी हुई अवस्था में, अर्थात अफ्रीका तथा जो मध्य एशियाई देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश भी कह सकते हैं, यहाँ पर कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के जो विनियोग की मात्रा है वह कम है, अतः यहाँ कृषि भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। अतः स्पष्ट है कि इन तत्वों के निवेश के आधार पर विश्व में अलग अलग भागों में असमानताएं देखने को मिलती हैं। चौथा जो प्रमुख तत्व है कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग, अर्थात जो कृषि से हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जो उत्पादित पदार्थ हैं उसको उपयोग करने का तरीका किस तरह से है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जो मक्का का उत्पादन होता है वो खाद्यान्न के रूप में होता है, एक प्रमुख खाद्यान्न माना जाता है मक्का, लेकिन इसके विपरीत अमेरिका में मक्का का उत्पादन वहाँ के जो पशु हैं उनके अन्न के रूप में, उनके खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। विटल सिंह ने बताया कि कृषि से उत्पादित फसलों का कितनी मात्रा में उपभोग होगा तथा कितना निर्यात के लिए शेष बचेगा। इस संदर्भ में यह पाया जाता है कि विश्व में दोनों प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं। इनमें अंतर यही है
कि दोनों उत्पादन का कितना प्रतिशत बेचे। आदिम किसान उत्पादन का कुछ भाग बेचता है तो यह जीवन निर्वाह किसान कहलाता है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बागानी कृषि क्षेत्र भी विकसित हुए हैं, जो मुख्यतः निर्यात या व्यापारिक कृषि का विशिष्ट रूप है। जब कृषक का मुख्य जो उद्देश्य है वह फसल एवं पशुपालन का व्यापार होता है तो उसे व्यापारिक किसान कहते हैं। इस उत्पादन का बहुत कम भाग वह उपभोग में लेता है, उपयोग में लेता है। अधिकतर जो है वह निर्यात कर दिया जाता है या उसका व्यापार कर दिया जाता है। अधिकतर अमेरिकी देशों में इसी प्रकार की कृषि हो रही है। पांचवा जो प्रमुख तत्व है कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए, जिसको प्रमुख आधार माना विटलसी ने, वह है कृषि कार्य के लिए यंत्र, उपकरण तथा आवागमन के जो साधन है उनका प्रयोग किस तरह से हो रहा है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में कृषि क्रियाविधि तथा उसमें प्रयुक्त उपकरणों में असमानता पाई जाती है। पश्चिमी यूरोपीय देश तथा अमेरिकी देशों में कृषि का मशीनीकरण अपनी चरम सीमा पर है। अतः कृषि कार्य के लिए खेतों को तैयार करने से लेकर के भोजन सामग्री बनाने तक संपूर्ण कार्य मशीनों से किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो विकासशील देश हैं या उष्णकटिबंधीय देश हैं, जहाँ पर स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशु चारण का जो स्वरूप विद्यमान है, जहाँ पशु केवल प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहते हैं, वहाँ मशीनों का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। इसी प्रकार कृषि के लिए आवागमन के साधन भी प्रमुख हैं, जिनकी प्रयुक्तता कृषि का स्वरूप निर्धारित करती है। उष्णकटिबंधीय देशों में अभी भी प्राचीन ढंग का आवागमन प्रचलन में है, जबकि विकसित देशों में ट्रक, कन्वेयर बेल्ट तथा जलयान आदि को कृषि कार्य में आवागमन के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जो कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाते हैं। अतः कृषि प्रदेशों के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटलसी ने उपयुक्त जो 5 आधार हैं उनको ध्यान में रखते हुए 1936 में संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। पहला जो है वह है जलवासी पशुचारण, दूसरा है जिसे कि नोमैडिक हर्डिंग भी कहते हैं, दूसरा प्रमुख जो है वह है व्यापारिक पशुपालन, लाइव स्टॉक रेंजिंग, तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, चौथा है प्रारंभिक स्थायी कृषि, रूडिमेंटरी सेडेंटरी टिलेज, पांचवा है चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी, छठा है चावल विहीन गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलेज रीजन विदाउट पैडी राइस, सातवां है व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, कॉमर्शियल प्लांटेशन टिलेज रीजन, आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, नौवां व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन, 10वां है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग रीजन, 11वां है निर्वाहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग रीजन, 12वां है व्यापारिक दुग्ध उत्पादन दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन, और 13वां जो है वह है विशिष्ट